हिंदी मीडियम में जब भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जामिनेशन में, प्रिपरेशन में या फिर रिजल्ट में, सबसे बड़ा बैरियर बन के आता है निकल के आंसर राइटिंग। कहाँ से शुरू करें, कैसे लिखें, कभी आज तक लिखा नहीं है, पता ही नहीं है शुरू कैसे करना है, लिखना कैसे। बात जब कंपैरिजन की आती है तो इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर्स होते हैं, हमारा कंपटीशन उन लोगों से, क्योंकि एग्जाम सबके लिए सेम है। हम रिजल्ट को तो कंपैरिजन करते हैं, पर जो स्किल है, जो लर्निंग है, उसे समटाइम्स हम मिस कर देते हैं, उसे हम कंपेयर नहीं कर पाते, या फिर जिन लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है उन लोगों से हम लोग सीखते नहीं है, हम लोग जानते नहीं कि यार इन्होंने अपने आंसर में ऐसा क्या किया है। इंटरेस्ट में अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा तो मैं आपको लाइव खुद इसमें ये जो टॉपर हैं AIR 14 2025 के रिजल्ट की, इन्होंने अपने आंसर में इतनी प्यारी और खूबसूरत चीजें डाली हैं जिनको देख के आप में से बहुत सारे लोगों को लर्निंग्स मिलेगी। बजाय इंस्टाग्राम पे 5 मिनट रील देखने के 5-7 मिनट निकाल के इस पूरे वीडियो को देख लेना, बहुत सारी क्लैरिटी और जो आंसर का फियर है ना, वो फियर निकल जाएगा। इतना मैं आप लोगों से यहाँ पे कह सकता हूँ। शुरुआत करते हैं और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इनका नाम, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं AIR 14, इस 14 रैंक इनको मिली है। आप समझ सकते हो कि अगर IAS कोई व्यक्ति बना है, AIR 14 है, तो उन्होंने ड्यूरिंग अपनी प्रिपरेशन में कैसे आंसर्स लिखे होंगे अपनी टेस्ट सीरीज में। अब आप ये कहेंगे साहब ये तो इंग्लिश मीडियम की है, आप तो हिंदी मीडियम की बात करो। डोंट वरी, इनके इंग्लिश मीडियम का जो आंसर है उसे मैं आपको हैंड रिटन राइटिंग में हिंदी में यहाँ पर दिखाऊंगा। उनकी स्किल्स हमें सीखनी है, उनके तरीके हमें सीखने, उनका फ्लो हमें सीखना है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को सीखना है। नाम है उनका सुरभि यादव जी। अब डेफिनेटली उनका रिजल्ट अगर हो चुका है, उन्होंने अगर टॉप रैंक हासिल करी है इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को, देखो इंग्लिश वालों के लिए बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है, लेकिन जब हिंदी मीडियम की बात आती है तो हिंदी मीडियम के सामने कोई बताने वाला है ही नहीं कि यार हम आंसर राइटिंग की शुरुआत कहां से करें, हम आंसर राइटिंग कैसे लिखें, कैसे गाइड करें। इस एक वीडियो के अंदर जो ये इंग्लिश मीडियम वाले लोग करते हैं, ऐसे में बहुत सारी गाइडेंस लेके आने की कोशिश करूंगा कि जो इंग्लिश मीडियम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, उन सभी प्रैक्टिस को मैं भी आप लोगों को यहां पर दिखाऊं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम एक एक से समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं, सीधे हम अपना जो पॉइंट है, अपने पॉइंट की ओर यहां पर हम चलते हैं। तो मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी दे दूंगा। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊंगा उन्होंने अपना आंसर किस तरह से लिखा है। ठीक है, अब देखो आप लोग सब यहाँ पे देख सकते हैं, नाम है सुरभि यादव, ऑल इंडिया रैंक 14 आई है 2025 के अंदर। अब इन्होंने अपना इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा खूबसूरत सा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके ऊपर उन्होंने आंसर राइटिंग की है। एक बार उनकी कॉपी इंटरनेट पे जो पब्लिक डोमेन है वहां पे अवेलेबल है। अब आप ये कहोगे, देखो एक बार इनका आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसे समझने की कोशिश करो। इन्होंने इस तरह से आंसर राइटिंग करने की कोशिश करी है। आप देखेंगे मतलब जो राइटिंग है, जो कीवर्ड्स हैं, पॉइंट हैं, डोंट वरी, आप ये मत घबराना, ये इंग्लिश है, मैं आपको हिंदी वर्जन दिखाऊंगा। और एक देसी जुगाड़ जिसे कहते हैं एकदम, कि किसी से हमें सीखना है, सिंपल सी बात इतनी है, राइट। तो इंग्लिश में इन्होंने कुछ इस तरह से यहाँ पर अपना जो आंसर है उस आंसर को लिखने की कोशिश करी है। इसी आंसर को हम अपना जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखो यार, सबसे पहले तो मैं, बहुत सारे लोग जब आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हिंदी मीडियम में, शायद कई बार हम समझते नहीं, उतना सीरियसली लेते नहीं है चीजों को। सबसे पहली चीज, हमें जब भी आंसर राइटिंग करनी है, हमें इस तरह के पेज का हमारा जो लेआउट है वो होना चाहिए। ये जानकारी मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेट पर इंग्लिश में उनकी कॉपी अवेलेबल थी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके इस आंसर को खुद मैंने लिखा है, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके मैंने लिखा है, और तब जाके मैं आपको इस आंसर को लेके आया हूं। मतलब इसमें केवल राइटिंग मेरी है, बाकी पूरी स्किल, पूरा तरीका, पूरा फ्लो एज इट इज आंसर जो AIR 14 है उनका है, राइट। अब हम देखेंगे उन्होंने जो पेपर लिखा है, जैसा यूपीएससी का मेंस की जो कॉपी आती है, हमें उसी फॉर्मेट में, मैंने भी इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करा है, जहां पे इस तरह से, अगर आपके पास ऐसा पेज नहीं भी है ना यार, तो आपके पास सिंपल जो कॉपी होगी उसमें बस बाउंड्री लाइन कर लो और इतना स्पेस बना लो, सो दैट इस स्पेस में आप लिख पाए और आपको यही आदत हो जाए यूपीएससी की, राइट। अब क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है पॉलिटी का फेवरेट टॉपिक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद जिसे हम कहते हैं। अब यार ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने इसी क्वेश्चन को क्यों उठाया है, इसके पीछे का रीजन है कि यूपीएससी ने 3 से 4 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन तो पूछा ही है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, इसके साथ साथ यूपीएससी ने मेंस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, और ये मल्टीपल टाइम ये न्यूज के अंदर रहता है, राइट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। संविधान मात्र एक ढांचा है, जबकि संवैधानिकतावाद या फिर संविधानवाद, यानी कि जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नाम से जान रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लोकतंत्र की आत्मा है। इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। कुल मिला के मुद्दा यहाँ पर जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। थोड़ा सा टॉपिक को बता देता हूं, सो दैट अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो एक बार को आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाय द वे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसी चैनल के, अगर आप सब्सक्राइबर हैं, तो डेफिनेटली आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, चाहे फ्री क्लास की बात है चाहे पेड क्लास की बात है।
संविधानवाद का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो संविधान के द्वारा संचालित हो, एक ऐसी सरकार जो निरंकुश ना हो सके, यानी कि जिसके ऊपर कंट्रोल हो, जिसके ऊपर सीमित सीमा लगी हुई हो। एक सीमित सरकार जो कि संविधान के द्वारा सीमित होती है, एक ऐसी सरकार जो कि संविधान के द्वारा चलती है। अब देखो यार, संविधान तो हमारे पास है, लेकिन अगर उस संविधान को हम फॉलो ना करें, उस संविधान के वैल्यूज को, जो संविधान के अनुसार जो संविधान ने चीजों को बताई है, उनको हम फॉलो ना करें, तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा। यही क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है चर्चा करनी, और लगभग हमें से 150 160 शब्दों में, यानी कि 150 शब्दों की जो लिमिट है, उसी में हम इस आंसर को रैपअप करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा, संविधान मात्र एक ढांचा है, जबकि संविधानवाद लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब जो मेन फोकस हमारा हमें करना है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर, संविधानवाद के ऊपर जो हमें मेन फोकस है, वो मेन फोकस करना है। अब आप देखिए, हमने शुरुआत करी, अच्छा, अब जो लर्निंग्स है, एआईआर 14 की हर एक लर्निंग, एक एक माइक्रो चीज को हमें देखना है यार, बहुत डिटेल में चीजों को समझना है, हल्के में नहीं लेना। आंसर राइटिंग को तभी कहते हैं कि एग्जाम में सफलता की कुंजी है एक एक चीज को सीखना है। अगर धैर्य से देखेंगे तो सब कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और वो कि हम जब भी आंसर राइटिंग करते हैं, हम लोग पैरा भर भर के लेके आते हैं। इंट्रोडक्शन आधे पेज का मारेंगे, फिर पैरा भर भर के। यार, एग्जामिनर को पैरा पढ़ने में मजा नहीं आता, उसको कंसाइज चीजें चाहिए, टू द पॉइंट चीजें चाहिए, जो कि एआईआर 14 उनके द्वारा भी टू द पॉइंट लिखा गया, बड़ा खूबसूरत आंसर उनके द्वारा लिखा गया है, टू द पॉइंट। और इसमें भी सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इंट्रो है और एंड में मैं आपको कंक्लूजन दिखाऊंगा, वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही क्रिस्प है, तीन तीन चार चार लाइनों के अंदर, इससे ज्यादा हमें इंट्रो लिखना ही नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर इंट्रो लिखा है कि संविधानवाद उस विचार को संदर्भित करता है कि सरकार संविधान के आदर्शों द्वारा सीमित होती है, यानी कि जिसे हम लिमिटेड गवर्नमेंट कहते हैं। पहली लर्निंग, ये जो ब्लैक पेन से मैंने अंडरलाइन किया है ना, उन्होंने हालांकि ब्लू पेन से ही, जिस पेन से वो आंसर लिख रही है उसी से अंडरलाइन किया था, लेकिन मैंने ब्लैक से अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो आप ब्लू जो यूज कर रहे हैं उसी से हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट बात जिसे आप ज्यादा रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि एग्जामिनर का ध्यान इसके ऊपर हो, उसे हम अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पर बोला गया है कि संविधान के आदर्शों द्वारा सीमित होती है, राइट। ऐसी सरकार जो संविधान के द्वारा सीमित होती है, ये निहित सीमाओं के सिद्धांतों को स्थापित करता है। दैट्स इट, खत्म कर दिया उन्होंने काम, मतलब लिख दिया उन्होंने। जो संविधानवाद का उन्हें मतलब बताना था, इतने में कर दिया। ज्यादा इमला लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त, टू द पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना है। अब वो कह रहे हैं इसे निम्न से समझा जा सकता है। हमने जो कहा है ना कि संविधान तो केवल एक स्केलेटन है, एक कंकाल है, संविधानवाद उसकी मूल आत्मा है। तो हमें सिंपल सी बात संविधानवाद पर जोर देना है, इस बात को हमें यहां से समझना है, जिसमें सबसे पहले यहां पर इनके द्वारा लिखा गया है संविधान। और इस संविधान में हम यहां पर देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि संसद को जैसे कानून बनाने की शक्ति है। अब आप एक चीज ये देखो, यहां पर इन्होंने पॉइंटर्स में लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 6 पॉइंट उन्होंने लिखे हैं, उनका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप ऐसे आंसर्स के ऊपर डाउट नहीं कर सकते जिसमें एआईआर 14 जिस व्यक्ति ने हासिल करा है उसके ऊपर, राइट। पॉइंटर्स में लिखा है, एमला लिखने की जरूरत नहीं है यार। कीवर्ड एग्जामिनर को आपको समझाना है कि भाई मेरे को आता है, मेरे पास स्किल है, आंसर मेरे मेरे पास कम शब्दों में अपनी पूरी बात को रखने की मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास ये स्किल है। तो उन्होंने ये नहीं कि पूरी इमला लिखी हो, हालांकि इंग्लिश में चीजें ज्यादा इजी हो जाती है, हिंदी में कई बार थोड़ी सी मुश्किल आती है, पर हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा इस चीज को बेहतर कर पाए उतना करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उन्होंने संविधान के बारे में बताया कि भैया यही जो संविधान है, इसी संविधान ने कहा है कि जो लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेचर ही कानून बनाएगी, यानी कि संसद को कानून बनाने की शक्ति दी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि संसद अंधाधुंध कानून बनाए, यही तो संविधानवाद है। संसद जो कानून बनाएगी, ये जो शक्ति है संसद की, वो नियम और प्रक्रियाओं से सीमित है। मतलब ऐसा नहीं कि संसद जो मन करे वैसा कानून बनाएगी, जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उन्हीं पर आधारित जो संसद है वो कानून बना सकती है। पहले पॉइंटर में उन्होंने इस चीज को समझा दिया। अब हम बात करेंगे उन्होंने दूसरे पॉइंटर में क्या लिखा। उन्होंने नंबर 2 डाला, संविधान द्वारा समानता का प्रभाव, जो प्रावधान, यानी कि हमारा संविधान इक्वलिटी के प्रोविजन करता है, और इसी इक्वलिटी को यहां पर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी समानता के प्रावधानों को लागू करने के लिए सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था करती है, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात यहां पर करी जाती है, जो कि युक्ति संगत वर्गीकरण के आधार पर, यानी कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है बट ये रीजनेबल होता है, ऐसा नहीं है अंधाधुंध। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ अलग से प्रोविजन कर रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में वो रीजनेबल है, क्योंकि उन लोगों को उसकी आवश्यकता है। और इसी तरह से हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि भैया जो ऐतिहासिक रूप से, जो सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े होते हुए आए हैं, उनको हमें अभी पुश करके हमें समान अवसर देना है, उनको समानता के स्थान पर लाना है, तो इस चीज को हम शुरू करेंगे, राइट। तो उन्होंने ये कहा है कि रीजनेबल है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करिए ये रीजनेबल है, राइट। अगला तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या लिख दिया है भैया,
तीसरा पॉइंट उन्होंने लिख दिया है धर्मनिरपेक्षता, जैसे हम सेकुलरिज्म के बारे में बात करते हैं। वो कह रहे हैं सकारात्मक हस्तक्षेप, जैसे सबरीमाला और 3 तलाक। ये ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर इसमें बात करी गई है ना कि ये तो संविधान तो केवल स्केलेटन है, कंकाल है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात करी है, लेकिन संविधानवाद को सरकार कैसे फॉलो कर रही है, उन्होंने इस पॉइंटर में बताने की कोशिश करी है। और आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो पॉजिटिव हमारा सेकुलरिज्म है उसको हमने फॉलो किया है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब है कि भैया सभी को आजादी है, समान राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सबको हम साथ में लेके चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वेस्ट की तरह नेगेटिव जो सेकुलरिज्म है उसका जो एस्पेक्ट है कि जो अपना वेस्ट है वो भी एकदम नेगेटिव रहेगा, यानी कि मतलब पूरी कुल मिला के राज्य और रिलीजन में पूरी दूरी बनी रहे। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम साथ में लेके चलते हैं। इवन भारत में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है डिस्क्रिमिनेशन का या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट है सेकुलरिज्म का, इस एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि जो सरकार कुछ आधारों पर आपके धार्मिक अधिकार में इंटरफेयर भी कर सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल सबरीमाला का मामला, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिए गए, जो महिलाओं के साथ भेदभाव की बात करता था। इन अ सेम वे 3 तलाक, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि यार 3 तलाक ये तो हमारे धार्मिक अधिकारों का मामला है, तुमने कैसे एंट्री करी, मत एंट्री करो। लेकिन जब बात न्याय की, समानता की आती है तो डेफिनेटली जो आपके धार्मिक अधिकार हैं उनमें भी इंटरफेयर करा जा सकता है बाय द स्टेट। तो केवल कीवर्ड में देखेंगे आप धर्मनिरपेक्षता, सकारात्मक हस्तक्षेप सरकार के द्वारा किया जा सकता है। एग्जाम्पल सबरीमाला, 3 तलाक, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? टू द पॉइंट, कंसाइज, आपने सारी चीजों को यहाँ पर लिख दिया। देन बात करेंगे शक्ति के विभाजन के बारे में। शक्ति के विभाजन के बारे में जैसे हम जो पावर का डिवीजन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को अपनी अपनी अलग शक्तियां हैं, अंतरराज्यीय परिषद रहा, नीति आयोग द्वारा रहा, इन सबके द्वारा इन चीजों को हम इंश्योर मतलब एग्जीक्यूट करना हम इंश्योर कर रहे होते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा ये था। अगला था हमारा 5वां पॉइंट, आर्टिकल 368, यानी कि संविधान संशोधन। ध्यान से समझना, यानी कि अगेन फिर से याद दिला दूं, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि संविधान तो केवल स्केलेटन है, जो संविधानवाद है वो मूल आत्मा है। संविधान ने आर्टिकल 368 की बात करी है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि जो संसद है वो अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। पर क्या ये अमेंडमेंट की जो शक्ति है वो अनलिमिटेड है? वो कितनी भी कोई इसकी सीमा नहीं है? नहीं, इस चीज को हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। संविधानवाद ये कहता है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिली हुई है, लेकिन वो एक हद तक है। वो बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मूल संरचना का सिद्धांत है उसके द्वारा चीजों को यहाँ पर सीमित करा गया है। और हल्का सा उन्होंने केशवानंदा भारती केस को यहाँ पर कोट कर दिया, हो गया काम। टू द पॉइंट, कोई इमला नहीं लिखनी, कोई इधर उधर की बात नहीं लिखनी। अगला छठा पॉइंट उनके द्वारा क्या लिखा गया है? सरकार संविधान में निहित लोकतांत्रिक आदर्शों को नष्ट नहीं कर सकती। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बातें बनाते हैं, मतलब संविधानवाद यही है कि जो संविधान है, जो सरकार है, वो सरकार संविधान के द्वारा लिमिटेड है, मनमानी नहीं कर सकती सरकार, लिमिटेड है, कंट्रोल्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोगों को आपने सुना होगा, मैं हमेशा ऐसा एग्जांपल देता हूं अपनी प्लस क्लासेस के अंदर कि भैया अब तो इलेक्शन होंगे ही नहीं, अब तो जो करंटली प्रधानमंत्री है वही हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे ना, ऐसा नहीं है। बिकॉज डेमोक्रेसी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसलिए इस बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी कैसा भी बदलाव, मतलब लोकतंत्र में बदलाव नहीं किया जा सकता, नॉट इवन बाई 368 जो आर्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो नष्ट नहीं कर सकती। अब देखो 5 से 6 पॉइंट लिखे, संविधानवाद के कुछ कुछ मूल तत्व या फिर उसके कुछ फैक्टर्स, उसके कुछ फीचर्स जैसे पॉइंटर्स बना के दिए यहाँ पे। और मैंने बताया था, दिखाया था मैंने इंट्रोडक्शन में भी, 3-4 लाइन का ही था। और अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो उसके बाद कंक्लूजन है वो भी 3-4 लाइन का है। यार ज्यादा इमला लिखनी नहीं है, टू द पॉइंट रहना है। इस प्रकार संविधान हमें मार्ग प्रदान करता है, जबकि संविधानवाद जो है, संविधानवाद उस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता करता है। सर जो क्वेश्चन में उसने बोला था उस चीज को हमने वैलिडेट कर दिया यहाँ पर कंक्लूजन के अंदर। तो मैं यही कह रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया सो दैट आपको अंदाजा हो। और आप जब धीरे धीरे इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो आपके अंदर का ना आंसर राइटिंग का फियर निकलता है। आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है माय डियर कि जब तक आप इसे लिखना शुरू नहीं करेंगे आपके अंदर का डर नहीं निकलेगा। और ये एक इकलौता आंसर नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे टॉपर के आंसर आप लोगों के लिए लेके आऊं, इवन इनके नोट्स भी लेके आऊं, मैं आपको हर चीज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊं, मुझे पता है मैं बोलूंगा आप आंसर राइटिंग करो, आप नहीं करोगे। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे। लेकिन कब तक भागोगे? जब मैं यहाँ पर डेली सप्ताह में 3 दिन 4 दिन आपको आंसर यहाँ पर कराऊंगा, तब तो आपका जो डर है धीरे धीरे खत्म होगा। और अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हमारा वही है कि यार थोड़ा सा जो इंग्लिश और हिंदी के बीच में जो गैप है, उस गैप को अपन लोग खत्म कर सकें या फिर एटलीस्ट कम कर सकें। तो वो अपनी कोशिश रहेगी कि जो इंग्लिश की चीजें हैं, उन इंग्लिश वाली चीजों से आपको लर्निंग लेनी है कि हम हिंदी मीडियम वाले कहाँ लैग कर रहे हैं, और हमें इंग्लिश वाले और स्पेशली जो लोग टॉप कर रहे हैं, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 रैंक्स में आ रहे हैं, उन लोगों से हमें क्या सीखना चाहिए।
तो आपने देखा किस तरह से पॉइंटर्स में कंसाइज करके टू द पॉइंट उनके द्वारा जो आंसर है उस आंसर को यहाँ पर लिखा गया था। ये एक आंसर है, बहुत सारे टॉपर के आंसर, बहुत सारे टॉपर के नोट्स, वो सारी चीजें तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप आंसर्स की डेली प्रैक्टिस मेरे साथ आप लोग करें, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, राइट। मैं डेली रात को 9 बजे, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, रात को डेली 9 बजे हम लोगों की एक क्लास होती है, राइट। और इस 9 बजे की क्लास के अंदर जो हम लोग हैं, हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये जो हमारी 9 PM की क्लास है ना, रात को 9 बजे हम लोग डेली एक मेंस का आंसर लिखते हैं। कुछ पीवाईक्यू भी हम सॉरी कुछ एमसीक्यूज हैं, वो भी हम प्रैक्टिस करते हैं प्रीलिम्स के लिए। और एक खूबसूरत चीज है, एक चीज आप और यहाँ पर देख रहे होंगे, एंड दैट इज एक्टिव रिकॉल। यानी कि हम जो कई अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी रहा, हिस्ट्री रहा, जैसे ऑफलाइन क्लास में नहीं हम लोग इंटरेक्टिव तरीके से बातचीत करते हैं, क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन पूछता है, बच्चे जवाब देते हैं। इसी तरह से रात की 9 बजे की जो क्लास है उसमें हम लोग सवाल जवाब है वो करते हैं। पहला काम हमारा इसमें, जैसे मैं डेली टॉपिक देता हूं आपको कि भैया कल ये रिवाइज करके आना, इससे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर करते हैं वहां। फिर हम 10 एमसीक्यू करते हैं डेली, एनसीईआरटी पे बेस होते हैं। और एक पीवाईक्यू या फिर मॉडल आंसर ऐसे टॉपिक का प्रैक्टिस करते हैं डेली। डेली हम इन तीनों चीजों को करते हैं विद इन 1 घंटा, 1 घंटा से 70 मिनट के लगभग, और ये क्लास 9 बजे होती है। आप सब लोग यार इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, आप अनअकैडमी जैसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आप वहां पर शुभम सिंह सर्च करेंगे, और शुभम सिंह सर्च करके आप वहां पर जा सकते हैं। ये जो फ्री क्लास वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये डेली की जो क्लासेस हैं, वो डेली क्लासेस जो हैं वो शेड्यूल रहती हैं। तो आप इन क्लास के अंदर एनरोल कर सकते हैं, तो ये फ्री क्लासेस हैं पूरी तरह से। और आप देखिए ना, यहाँ पर मैंने AIR 3 का एक आंसर लिख के दिखाया, लाइव में आपके साथ में खुद लिख के दिखाता हूँ। एक हिस्ट्री का आंसर मैंने लिख के दिखाया कि उस व्यक्ति ने इंग्लिश में कैसे लिखा था, फिर उसको हमने हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट करने की कोशिश करी थी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट घोषणा है, उनको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप अनअकैडमी के साथ अपनी इस प्रिपरेशन को आसान बनाना चाहते हैं, तो इस बार अनअकैडमी ने अपने मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए अलग अलग जीएस पेपर्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं, जैसे GS 1, 2, 3। आप कोई भी एक ले सकते हैं जो आपको चाहिए, एक या एक से ज्यादा। और आपको सारे चाहिए तो 4999 के अंदर आप सभी जो कोर्सेज हैं उनको ले सकते हैं। और इस बार तो भैया अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ साथ जो हमारे टॉपर्स हैं, जिनकी टॉप रैंक्स आई है, वो भी आपको क्लासेस दे रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए। 2027, 28, 29 के लिए सारे जो बैचेस हैं वो बैचेस अवेलेबल हैं। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए आप लोग SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। साथ ही बाकी ऐसे आंसर और बाकी अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आपको दिया गया है, उस टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वहां पर दिया गया है, शुभम सिसोदिया अनअकैडमी करके। अब आपको आगे नोट्स चाहिए या फिर और टॉपर के आंसर चाहिए ऐसे ही हिंदी में, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, तभी मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।